ओलंपिक में आज सुबह की शानदार शुरुआत हुई है। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने फाइनल में जगह बना ली है। वो पहले ही प्रयास में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। नीरज चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में 86.65 मीटर तक भाला फेंका। अपने पहले ओलंपिक में भाग ले रहे नीरज ने फाइनल राउंड में जगह बनाने के लिए कुछ ही समय लिया। फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन मार्क 83.50 मीटर का था। ग्रुप ए में भाग लेने वाले नीरज ने बड़ी ही आसानी से इसे पार कर लिया। पूर्व विश्व जूनियर चैंपियन चोपड़ा ग्रुप ए में 16 खिलाड़ियों के बीच शीर्ष पर रहे। उनका निजी और सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 88.07 मीटर है, जो उन्होंने मार्च 2021 में पटियाला में इंडियन ग्रां प्री 3 में बनाया था। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से है। भारतीय समय के मुताबिक ये मैच दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। ग्रुप दौर के प्रदर्शन के लिहाज से भारत के सामने अर्जेंटीना की कड़ी चुनौती होगी। भारतीय टीम ने लगातार 3 मैच हारने के बाद वापसी की और सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि अर्जेंटीना ग्रुप दौर में सिर्फ 1 मैच हारी है। आज के इस अहम मुकाबले के लिए तमाम दिग्गजों ने भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं। महिला बॉक्सिंग में भी आज भारत के लिए बड़ा मुकाबला है। वेल्टरवेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में भारत की लवलीना बोरगोहेन की भिड़ंत टर्की की खिलाड़ी से है। ये मैच सुबह 11 बजे शुरू होगा। लवलीना कम से कम कांस्य पदक पहले ही पक्का कर चुकी हैं। आज उनकी लड़ाई गोल्ड या सिल्वर के लिए होगी। अगर वो आज का मुकाबला जीतती हैं, तो ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज बन जाएंगी। पुरुषों की कुश्ती में आज भारत के 2 अहम मुकाबले हैं। 57 किलो भार वर्ग में रवि दाहिया का मुकाबला कोलंबिया के ऑस्कर टिग्रेरोस से है। वहीं 86 किलो भार वर्ग में दीपक पूनिया नाइजीरिया के खिलाड़ी से भिड़ेंगे। इसके अलावा महिलाओं के 57 किलो भार वर्ग में भारत की अंशु मलिक का मुकाबला बेलारूस की पहलवान से होगा। ओलंपिक खेलों में 32 गोल्ड के साथ कुल 69 मेडल जीतकर चीन पहले नंबर पर है, जबकि 24 गोल्ड जीतकर अमेरिका दूसरे और 19 गोल्ड जीतकर जापान तीसरे नंबर पर है। भारत के हाथ अभी तक सिर्फ 1 रजत और 1 कांस्य पदक आया है। सरकार की तमाम अपील के बावजूद संसद में हंगामा थम नहीं रहा है। कल जासूसी कांड और महंगाई के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी के लिए राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसमें सरकार का विरोध तेज करने पर चर्चा हुई। उधर सरकार बार बार बातचीत के जरिए हंगामे को शांत करने की कोशिश कर रही है, ताकि संसद की कार्यवाही शांति से चल सके, लेकिन विपक्ष के तेवरों को देखते हुए फिलहाल इसका हल निकलता नहीं दिख रहा है। देश में जातीय जनगणना की मांग जोर पकड़ती जा रही है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के बाद ओम प्रकाश राजभर ने भी जाति आधारित जनगणना की मांग कर दी है। ओम प्रकाश राजभर ने यूपी चुनाव में बीजेपी के साथ आने के लिए जो शर्तें रखी हैं, उसमें जातीय जनगणना भी शामिल है। ओम प्रकाश राजभर ने यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की और एनडीए के साथ आने के लिए अपनी शर्तें रखी हैं। यूपी के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 और 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा लखनऊ, कानपुर और आगरा में पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही जेपी नड्डा पार्टी पदाधिकारियों के साथ यूपी चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। कल 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करेंगे और राम मंदिर निर्माण के काम का जायजा लेंगे। इसके साथ ही योगी अयोध्या में गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। दिल्ली में दलित बच्ची से रेप और हत्या की घटना पर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। इस घटना के बाद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को बेहतर करने की मांग की है। उधर घटना पर ट्वीट कर राहुल गांधी ने लिखा कि दलित की बेटी भी देश की बेटी है। दरअसल दिल्ली के कैंट इलाके में 9 साल की बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से राजधानी में कानून व्यवस्था का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। लव जिहाद के मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन पर चिंता जताई।
एक मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुगल बादशाह अकबर और जोधाबाई की शादी का उदाहरण देते हुए धर्म परिवर्तन से बचने की सलाह दी। अदालत ने टिप्पणी की कि अकबर जोधाबाई की शादी से सबक लेकर धर्म परिवर्तन की गैर जरूरी घटनाओं से बचा जा सकता है। यूपी के एटा जिले के रहने वाले जावेद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की। भारत और चीन के बीच एलएसी पर पिछले साल मई से जारी गतिरोध की बर्फ बातचीत से पिघलती दिख रही है। मोल्डो वार्ता से सुलह की राह निकली है। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के गोगरा हाइट्स क्षेत्र से अपनी अपनी सेना हटाने पर राजी हो गए हैं। गोगरा हाइट्स क्षेत्र में दोनों देशों की सेना पिछले साल मई महीने से ही आमने सामने हैं। सूत्रों की माने तो दोनों देशों के बीच बनी इस सहमति पर कार्रवाई भी जल्द ही शुरू हो सकती है। बॉलीवुड सिंगर हनी सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में हनी सिंह के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने हनी सिंह पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। इस याचिका पर 30 हजारी कोर्ट ने हनी सिंह को नोटिस जारी किया है। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में उत्तर प्रदेश ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश में एक दिन में 21,99,000 कोरोना वैक्सीन लगाई गई, जो अब तक देश में एक दिन में किया गया सबसे ज्यादा टीकाकरण है। इससे पहले एक दिन में सबसे ज्यादा 16 लाख वैक्सीन मध्य प्रदेश में लगी थी। यूपी में अब तक कोरोना की 5 करोड़ 9 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। राजस्थान के रेगिस्तान इस वक्त बाढ़ की चपेट में नजर आ रहे हैं। टोंक का बुरा हाल है, जहां कई घंटों की बारिश ने शहर को सैलाब में तब्दील कर दिया है। राजस्थान के 10 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, तो वहीं यहां सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। जयपुर में भी बारिश तबाही लेकर आई है। आसपास के गांव का बुरा हाल है। बगरू इलाके में घरों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग और मवेशियां फंस गए, जिसके बाद सिविल डिफेंस टीम को रेस्क्यू करना पड़ा। लोगों और जानवरों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। तेज बारिश की आशंका को देखते हुए एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस टीम अलर्ट मोड पर है। राजस्थान के धौलपुर में हो रही बारिश से चंबल नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। चंबल खतरे के 130.79 मीटर से ऊपर 139 मीटर पर बह रही है। करीब आधा दर्जन से अधिक तटवर्ती इलाकों का मुख्यालय से संपर्क कट गया है। कई जगहों पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। मध्य प्रदेश का भी बुरा हाल है। शिवपुरी में पार्वती नदी में आई उफान के बाद कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा और गांव वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारी बारिश की वजह से शहरी इलाके भी तालाब में तब्दील हो चुके हैं। कई जगहों पर यातायात बाधित है। हुगली के आरामबाग इलाके में इस वक्त भयानक मंजर है, जहां चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। खेत, मकान, बाजार, दुकान से लेकर गांव के गांव पानी की चपेट में हैं, तो वहीं लोग घरों की छतों और ऊंची जगहों पर रहने को मजबूर हैं। पिछले 5 दिनों से यहां भारतीय वायुसेना, एनडीआरएफ और राज्य सरकार की ओर से राहत और रेस्क्यू का काम चल रहा है। ज्यादातर लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपना घर छोड़कर आना नहीं चाहते। चंबा में फिर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। चंबा जिले के भरमौर हड़सर सड़क मार्ग पर पत्थर गिरे। इस भयानक लैंडस्लाइड में 50 मीटर से ज्यादा सड़क का नामो निशान मिट गया। गनीमत रही कि इसकी चपेट में कोई वाहन या इंसान नहीं आया, क्योंकि पहाड़ से पत्थर गिरते देख पहले ही लोग रुक गए थे। इसी सड़क मार्ग से लाखों श्रद्धालु पवित्र मणि महेश की यात्रा पर जाते हैं। पहाड़ दरकने के बाद सड़क पूरी तरह साफ हो गई। चंबा के ही तीस्ता में भराड़ा बस स्टैंड में खड़ी कई बस और अन्य गाड़ियां मलबे में दब गई। कई दुकानों में भी मलबा भर गया। मॉनसून इस बार हिमाचल प्रदेश पर आफत बनकर टूटा है। इससे यहां जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कोटा में भी बारिश से हाहाकार मचा है। बाजार में इतना पानी भरा कि मानो सैलाब आ गया हो। सड़कें इस तरह पानी से भर गईं कि इन पर चलना किसी जोखिम से कम नहीं है। कई जगह कॉलोनियों और बस्तियों में भी पानी भर गया। कई लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा।
दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 के एक अपार्टमेंट में एक शख्स ने जमकर गोलीबारी की। बताया जा रहा है कि आरोपी डिप्रेशन में था। वो सोसाइटी में अपनी बालकनी में आया और गोली चलाने लगा। बाद में उसने अपने हाथ में भी गोली मार ली। आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस जांच कर रही है कि उसने सोसाइटी में इस तरह से गोलीबारी क्यों की। यूपी के हरदोई में दर्दनाक हादसे में एक शख्स की जान चली गई। मामला कटरा बिल्लौर हाईवे का है। यहां एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक और बाइक में आग लग गई, जिससे एक शख्स की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर में एक 60 साल के बुजुर्ग को ईंट पत्थर से कुचलकर मार डाला गया। मामला बिधनो क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग अपने रिश्तेदार के यहां रुद्राभिषेक में शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन घर नहीं लौटे। तलाश हुई तो बुजुर्ग का शव खेत में खून से लथपथ मिला। पुलिस अब जांच कर रही है कि बुजुर्ग की हत्या किसने और क्यों की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर ठगी करने वाला एक शख्स मथुरा से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने गोवा के मुख्यमंत्री का फेसबुक प्रोफाइल बनाया और लोगों को सीएम का प्रभाव जताकर धन की उगाही की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी के पास से 200 सिम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस जांच में जुट गई है कि अब तक इसने किससे और कितने की ठगी की। अफगानिस्तान सीमा के पास रूसी और उज़्बेक सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। दोनों देशों के बीच 5 दिनों तक सैन्य अभ्यास चलेगा। अफगानिस्तान में खराब सुरक्षा व्यवस्था से अभ्यास पर असर का खतरा है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने देश के राष्ट्रपति पद के लिए इब्राहिम रईसी के नाम का आधिकारिक तौर पर ऐलान किया। रईसी न्यायपालिका के पूर्व प्रमुख और खामनेई के करीबी माने जाते हैं। अमेरिका के दमनकारी प्रतिबंधों को खत्म करने की रईसी ने बात कही है। दक्षिण कोरियाई जासूसी एजेंसी ने उत्तर कोरिया पर युद्ध के लिए चावल स्टोर करने का आरोप लगाया। दक्षिण कोरियाई एजेंसी का दावा है कि वैश्विक महामारी की वजह से उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था बदहाल है। चावल की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। भूखमरी की कगार पर लोग आ गए हैं। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट के कहर के बीच 70% वयस्क अमेरिकियों को वैक्सीनेट करने का राष्ट्रपति जो बाइडेन का लक्ष्य पूरा हो गया है। 1 महीने देरी से यह लक्ष्य पूरा हुआ है। अमेरिका में अनिवार्य वैक्सीनेशन का नियम लागू है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने वैक्सीन लगवाने के बदले पैसे देने के प्रस्ताव को खारिज किया। पीएम ने कहा, वैक्सीनेशन के बदले पैसे का भुगतान जनता का अपमान है। जवाब में विपक्ष ने चुनाव जीतने पर वैक्सीन लगवाने वालों को $300 देने का वादा किया है। चीन में भी डेल्टा वेरिएंट का कहर बढ़ने लगा है। 8 प्रांतों में स्थानीय संक्रमण के नए मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। फुजियान प्रांत के आवासीय परिसर में लॉकडाउन लगाया गया है। कई महीनों के बाद एक दिन में रिकॉर्ड 90 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। दुनिया में फिर से तेजी से कोरोना वायरस का कहर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 6,50,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। संक्रमितों की संख्या 19,81,00,000 के पार हो गई है। अब तक 42,28,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का सामना कर रहा दक्षिण कोरिया आसियान देशों के साथ मिलकर महामारी पर काबू पाएगा। दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री चुंग यूई योंग ने आसियान देशों के वर्चुअल मीटिंग में मजबूत वैश्विक एकजुटता और सहयोग का आह्वान किया। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से इंडोनेशिया की स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। अस्पतालों में डॉक्टर्स और मेडिकल नर्सों की भारी किल्लत है। मेडिकल कर्मी तय समय से ज्यादा काम करने को मजबूर हैं। देश में हर रोज रिकॉर्ड करीब 30,000 नए संक्रमितों की पहचान हो रही है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले इजरायली खिलाड़ी आर्टम दोल्गोपायट का घर लौटने पर जोरदार स्वागत हुआ।
2004 के बाद पहली बार किसी इजरायली खिलाड़ी ने गोल्ड जीता। ये इजराइल का अब तक का दूसरा गोल्ड है। जिम्नास्टिक के सिंगल फ्लोर एक्सरसाइज में ये मेडल जीता।